नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के लाइव शो मैडिटॉक में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर हाजिर हूं लेकर एक नया विषय। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर DR पूनिया। आप कैंसर सर्जन हैं और MGH में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हम डॉक्टर साहब के साथ जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो विषय अपने आप में बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है और खास तौर पर इस विषय के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में एक संदेह जताया जाता है कि वो एक लाइलाज बीमारी है। जी हाँ, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है घातक बीमारी कैंसर। लेकिन कैंसर क्या है, क्यों होता है, क्या रोकथाम हो सकती है, किस तरह जागरूक रहकर आप कैंसर से लड़ सकते हैं या कैंसर से बचाव कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज डॉक्टर DR पूनिया हमसे स्टूडियो में बात करेंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो 9887670000 पर कॉल कीजिएगा और डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात कीजिएगा। जब तक आप कॉल करते हैं मैं सर से सवाल पूछना शुरू कर देती हूँ। आपका एक बार फिर से सर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू न्यूज़ 24 एंड यू, एंड आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. I get to know you are having birthday today. Okay, thank you so much for this. And now I want to ask you first of all कि हम कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैंने दर्शकों को भी जिस तरह कहा कि एक लाइलाज बीमारी के बारे में बोला जाता है, तो कैंसर ऐसी क्या बीमारी है या ऐसी क्या घातकपन है उसके अंदर कि लोग उससे डरते हैं? मैम, लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग घबराते हैं। जो परेशानी है उसको हमें जानना होगा, यदि हम जान पाएंगे तो डेफिनेटली उसका इलाज कर पाएंगे। ये बात आपने अपने आप में बहुत गहरी बात कह दी कि जब हम अवेयरनेस नहीं रखते, जागरूकता नहीं रखते, तभी कोई चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है। कैंसर है क्या सर? मैम, कैंसर जो हमारे जैसे कुछ अधिकांश लोग साइंस वाले होंगे या जैसे भी होंगे, हम लोग जो साइंस से इत्तेफाक रखते हैं तो हम जानते हैं शरीर जो है अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो कोशिकाएं, शरीर की जो कोशिकाएं होती है, आपस में एक डेमोग्राफिक हार्मोनी होता है। हर सेल्स का अपना स्पेसिफिक काम होता है। जब हमारी ये सेल्स जो होती हैं आपस में हार्मनी खो देती हैं और सेल्स कंट्रोल खो देती हैं, अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देती हैं, तो जो अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं दे यूज टू डिवाइड एंड डिवाइड अनकंट्रोल्ड। सो अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होता है, प्रोलिफरेशन होता है, दैट इज एक्चुअली कैंसर। तो वही जो है उसे कैंसर कहते हैं हम लोग, बिकॉज वो सेल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है और उनका कोई काम नहीं होता, तभी वो डिवाइड होती चली जाती हैं। और उसके बाद जब वो ऐसे डिवाइड होती हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोलिफरेट एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड, सो दे स्प्रेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। इस तरह की परेशानी होती है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर से लोगों को डर बहुत लगता है, तो इस डर की वजह क्या है कि वाकई में लाइलाज बीमारी है? नहीं मैम, लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि हम लोग हमारे हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है। हेल्थ हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो है काफी पीछे, मतलब प्रायोरिटी में काफी पीछे मानते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि बीमारी जो डायग्नोस होता है, जब हमें पता लगता है, काफी फैल चुका होता है। और एडवांस बीमारी के अंदर जो स्टेज 3 या स्टेज 4 बीमारी है, वहां पे ठीक होने के चांस काफी कम होते हैं, इसलिए मरीज घबराए रहते हैं। अच्छा, आप एक कैंसर सर्जन हैं। अगर हम किसी डिजीज के बारे में बात करें, मलेरिया के बारे में, जॉन्डिस के बारे में बात करें, तो एग्जैक्टली हमें पता है ये कॉज है। लेकिन कैंसर सर्जन मतलब कैंसर होना, तो कैंसर तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। फिर उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? क्योंकि अमूमन हम सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर सुनते हैं, पेट का कैंसर, गले का कैंसर, इस तरह कितने तरह के कैंसर होते हैं? मैम, कैंसर को क्लासिफाई करने के तो कई सारे तरीके हैं। उनमें से यदि अपन ऑर्गन स्पेसिफिक बात करें कि किस ऑर्गन का हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि शरीर के किसी भी हिस्से का कैंसर हो सकता है। तकरीबन शरीर में 200 तरह के कैंसर पाए जाते हैं यदि अपन कहें कि किस ऑर्गन का कैंसर है। और उसके बाद भी हम लोग जागरूक नहीं है। जी, ये बहुत हैरानी की बात है। जी 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 जी। और सेकेंडली जो है, यदि हम बात करें कि किस सेल से ओरिजिनेट होता है, तो उसके हिसाब से हम 4-5 तरह के कैंसर मानते हैं। शरीर की जो कवरिंग होती है, लेयर्स जो होती हैं, तो एपिथेलियल कैंसर होते हैं, जैसे हम कार्सिनोमा कहते हैं। फिर जो शरीर का फ्लैश है, मास है, उसका कैंसर होता है, उसे हम सार्कोमास कहते हैं। फिर ब्लड एंड ब्लड कैंसर कहते हैं। इस तरह की सर कॉल कर दिया जी, कंटिन्यू। इस तरह की चीजें जो होती है 3-4 तरह इस तरह से डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की क्या लीनेज है उसका। सो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं कैंसर के टाइप्स को। तो ये जो लेवल्स, इनमें सबसे ज्यादा कॉज या डर जो है कौन से लेवल पर होता है? मास पे होता है कि ऊपरी स्किन पर होता है? कौन सा सबसे? मैम, ये बड़ा मुश्किल है ऐसे लेबल कर पाना, बिकॉज इन सब का अलग अलग बिहेवियर होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी साइट का है, कौन सी एज का है, इसका क्या ग्रेड है, कौन सा पैथोलॉजिकल टाइप्स है। ये बहुत ही बेसिकली इन डेप्थ नॉलेज वाली चीज है। लेकिन हाँ, जनरली हम लोग मानते हैं कि कार्सिनोमा जो होते हैं काफी डेंजरस होते हैं। सार्कोमास डेंजरस इस फॉर्म में है बिकॉज उसमें ट्रीटमेंट जो है इतना रेस्पॉन्सिव नहीं होते। जी। लेकिन उस तरह का होता है ये। अच्छा, सबसे ज्यादा आपके पास एज अ डॉक्टर सर्जन
किस तरह के केसेस आते हैं, कि सबसे ज्यादा कौन से बॉडी पार्ट के कैंसर के केसेस? यहाँ पे जो मैं काफी टाइम तो दिल्ली था जी, और अभी यहाँ करीब 7-8 महीने मुझे आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे मोस्टली ब्रेस्ट के कैंसर, ओरल कैंसर ये काफी देखे हैं जी, और फूड पाइप के कैंसर मैंने काफी देखे हैं यहाँ पे, जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई है एज कम्पेयर टू व्हाट रिटन इन लिटरेचर। अच्छा, देखिए आपने जो कैंसर बताया उसमें हम पहले ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। महिलाओं में कंफर्टेबलनेस नहीं है, थोड़ा संकीर्णता भी है, झिझक भी है, जिस वजह से वही बात आगे की लैक ऑफ अवेयरनेस, उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे जिससे महिलाएं खुद को लेकर जागरूक हो, क्योंकि ये केसेस जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। जी मैम, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है बेसिकली, और सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज को ये पता होना चाहिए। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो होता है कि पेन, बेसिकली हम लोग या हमारी सोसाइटी जो मैंने देखा है, लोग कहते हैं साहब दर्द तो था ही नहीं और तब भी इतना बड़ा गांठ बन गया और ये सब प्रॉब्लम हो गया, इतना बड़ा कैंसर कैसे बन गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हम ये जाने कि कैंसर जो यूजुअली होते हैं वो स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, गांठ के साथ प्रेजेंट करते हैं, दर्द काफी लेट आता है। तो हमें ये समझना होगा कि पेन लेस, जो बिना दर्द की गांठ होती है वो ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू पेन वाली गांठ। तो सिर्फ ये महिलाओं की अमूमन आप सिम्टम दे रहे हैं या किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर? हर पार्ट, बॉडी पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्वेलिंग पहले आता है, पेन काफी लेट आता है कैंसर के अंदर। अच्छा, तो लोग डायग्नोज कर नहीं पाते उस चीज को, इतना अवेयर नहीं। स्वेलिंग को इग्नोर करते चले जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं स्वेलिंग इग्नोर करते चले जाते हैं, कहते हैं स्वेलिंग तो साल 2 साल से अब दर्द होने लगा है, तो इसलिए हम लोग आ गए। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। स्वेलिंग जब भी पता लगे तब इमीडिएटली आपको मिलना होता है। अच्छा, ओरल कैंसर की आपने बात की, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैम सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल होना जरूरी है जी। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो स्मोकिंग, टोबैको, ये चीजें नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। उसके बाद जब भी पेशेंट को कंप्लेंट, जैसे नॉर्मली घाव हो जाते हैं मुंह के अंदर, तो जब भी कोई घाव होता है और पेशेंट दवाई लेता है किसी डेंटिस्ट से या लोकल फिजिशियन दवाई लेता है, दवाई से मान लीजिए जो घाव है 2 से 3 हफ्ते में नहीं भरता है, तो आई थिंक ही शुड मीट ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन से या कैंसर फिजिशियन से मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर आपके मुंह में छाले होते हैं, वो छाले सप्ताह भर में ठीक नहीं होते या फिर 2 सप्ताह में, तो फिर ये कैंसर के कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रीटमेंट के साथ यदि कोई घाव 2 हफ्ते में नहीं भरता है तो उसको हमको कैंसर, हम लोग सस्पेक्टेड कैंसर मानते हैं, और उसमें हम लोग मोस्टली बायोप्सी लेते हैं जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है, जो लोग तंबाकू और गुटखा खाते हैं, हालांकि उनके लिए समझदारी वाली बात क्या कहें कि जो पाउच होता है जिसका सेवन करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं जी। आपका स्वागत है हमारे शो में सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, जैसे मतलब है ना, मेरे 3 साल पहले मेरा ओरल कैंसर हुआ था, जो मतलब गाल में मैंने सर्जरी कराई थी, ऑपरेशन कराया था जी। तो मैंने वो रेडियोथेरेपी भी चेक भी करवाया जयपुर में जी। तो अभी तक मतलब खिंचाव रहता है मैडम, वो जैसे अब कुछ है तो नहीं, मगर अब खिंचाव रहता है। डॉक्टर साहब से पूछना खिंचाव रहेगा क्या? सर अपनी उम्र और बता दीजिए, और कहाँ पर हुआ था कैंसर, वो भी आप क्लियर कर दे तो बेहतर होगा। गाल में होता मैडम, गाल में गाल होता है। तंबाकू खाते थे पहले, तंबाकू खाते थे। अच्छा, आप पहले तंबाकू का सेवन करते थे? गुटखा खाता था मैडम, गुटखा खाता था जी सर। तो सर्जरी करा दी और चेक भी करवा दिया मैडम, तब है ना क्या नाम है, खिंचाव रहता है। मतलब 3 साल हो गए इस बात से, मगर खिंचाव अभी तक भी रहता है जी। तो अब तो आप तंबाकू का सेवन नहीं करते, गुटखे का, तंबाकू? नहीं मैडम, अब तो कुछ भी नहीं करता हूँ, अब तो और मना करता हूँ सबको जी। एक बार आपने, अब देखिए फोन किया तो मैं चाहती हूँ एक बार आप खुद अपने कन्फेस करके इस चीज हमारे दर्शकों को बताइए। आपने कॉल किया है तो कि आपने ये चीज छोड़ दी और ये कितना हार्म करती है, हम चाहेंगे आप भी एक बार ये बात बोलें। मैडम जो भी सब मिलते हैं ना, सबको मना करता हूँ, कोई भी गुटखा नहीं खाता है, गुटखा मत खाओ, मना करता हूँ। जिसको भी देखता हूँ उसको मना करता हूँ, भाई मत खा यार, इसमें कुछ नहीं बड़ा, क्या मतलब शरीर का नुकसान होता है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, अगर आप ये जागरूकता फैला रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे जी सर। हाँ श्रीमान, आप जो अपन लोग जब तंबाकू या जर्दा खाते हैं या गुटखा खाते हैं काफी लंबे समय से, तो हमारे मुंह की जो म्यूकोजा होती है वो जो है फाइब्रोटिक हो जाती है, वो अकड़ जाती है। इसी कारण आपने शायद महसूस किया होगा कि ऑपरेशन से पहले भी आपका मुंह काफी कम खुलता होगा। तो इस तरह की परेशानी आती है, और ये परेशानी जो है इमीडिएटली नहीं जाता, इसमें टाइम लगता है। और आपको जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है। यदि मुंह ढंग से नहीं खुलता आपका, तो उसको खोलने के लिए जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको एक्सरसाइजर कुछ दे रखा होगा, उसको खोलते रहें और मुंह की साफ सफाई रखें, यही तरीका होता है। और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग, और रेडिएशन के बाद ये परेशानी और बढ़ जाती है। तो इसी के साथ चलना होता है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा उसके अंदर। अच्छा, मतलब एक तरह से कहने का कि इसकी कोई एक्सरसाइज भी होती है? जी मैम, मेन एक्सरसाइज ये होता है कि आपको जो है जितना पॉसिबल मैक्सिमम हो, थोड़ा स्ट्रेन डेली स्ट्रेन देते रहें,
और जो है जितना खोल पा रहे हैं उससे 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा खोलने का प्रयास करें। अभी ये इत्तेफाक ही हम लोग यही बात करने वाले थे कि पाउचेस के ऊपर इनके पिक्चर्स भी बने रहते, इतने हॉरिबल पिक्चर्स होते कि देखने वाले की रूह कांप जाए, लेकिन बावजूद उसके लोग तंबाकू और गुटखे का सेवन करते हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात होगी हमारे शो में कि कॉलर ने कॉल किया और कन्फेस भी किया और हमें ये भी बता दिया लाइव में कि भाई इसके परिणाम कितने घातक होते हैं। लेकिन सर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि गाल में खिंचाव होता है, क्या जब ऑपरेशन हो जाता है तो अब क्या इनके चांसेस खत्म हो गए कि इन्हें दोबारा कैंसर नहीं होगा? नहीं मैम, चांसेस बेस लाइन पे कभी नहीं पहुंच पाते। अच्छा। और चूंकि उन्होंने स्मोक जो नशा कर रहे हैं वो क्विट कर दिया है तो चांसेस डेफिनेटली काफी रिड्यूस हो जाते हैं, बट दैट नेवर रीच टू द बेस लाइन। जो आपका या मेरा रिस्क है उस लिस्ट पर तो वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन रिस्क धीरे धीरे काफी कम होता चला जाता है, चांसेस कम हो जाएंगे। चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे इनके गाल में खिंचाव था या इनका ट्रीटमेंट कैंसर का हुआ, तो क्या आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट आदमी जो हेल्दी लाइफ जीता है खाने में पीने में, क्या वो सब रहती है या उसमें भी एक फर्क आ जाता है? मैम नहीं, ज्यादा फर्क नहीं आता बेसिकली। मेनली ये पर्सनल लेवल पे चीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे लेवल पे। क्लिनिशियन एज ए क्लिनिशियन जो है वी डोंट सी मच डिफरेंस। ठीक है, हम लोग पेशेंट को यही समझाते हैं कि आपको जो है नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, आपको जो है ना तो डिप्रेशन में फील करना है, ना आपको ऐसा फील नहीं करना है कि आप डिफॉर्म्ड हैं किसी भी फॉर्म में। कुछ लोग कहेंगे हमारे इतने बड़े स्कार हो रखे हैं या कहीं बाहर स्किन लगा रखा है, तो दे शुड नॉट फील बैड एक्चुअली। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कुछ लगता है किसी को तो वो किसी साइकेट्रिस्ट की राय लेकर के जो है उनको करना चाहिए। मतलब ये तो एक एम्बैरेसमेंट है जो आप मन से सोच रहे हैं कि आपके फेस पे एक चेंज आ गया है, बट फील नहीं होना चाहिए। दैट टाइम यू शुड टेक इन पॉजिटिव वे कि आप एक मौत के भंवर से निकल के आप जिंदगी जी रहे, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल मैम। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अमूमन ये भी सुनने में आता है कि ऐसे भी बिना ये गलत आदतें गुटखे जर्दे वाले लोगों को भी कैंसर होता है, तो फिर गुटखा जर्दा खा के क्या तकलीफ है? और ऐसा भी लोग कहते हैं कि अरे मैं तो 15 साल से खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? बस मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, बिकॉज ये सवाल जो है मैं आए दिन जो है हर पेशेंट से सुनता हूँ। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, यदि अपन कहें कि अपन शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो ये बात तो हर कोई मानने को तैयार होगा कि यदि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट का रिस्क जो है बिना शराब पिए से ज्यादा होगा। इसको मानने के लिए मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं होगी। तो मोर और लेस उसी तरह का यहाँ पे रिलेशन है। शरीर जो है हम जानते हैं सेल से मिलकर बना होता है, सेल्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो हर इंसान की जेनेटिक प्रोफाइल अलग अलग होता है। उस जेनेटिक प्रोफाइल के ऊपर जो अपन लोग एक्सपोजर लेते हैं, जो एडिक्शंस लेते हैं, उनका इफेक्ट होता है। तो कुछ लोगों की जीन्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनके ऊपर इनका इफेक्ट नहीं आता, तो उनको कभी कैंसर नहीं होता। अच्छा। कुछ लोगों की जीन्स वीक होती हैं, तो वो जो सेल्स जो अपन एक्सपोजर्स ले रहे हैं, जो एडिक्शंस ले रहे हैं, उन एडिक्शन का इफेक्ट आ जाता है, और उसी कारण जो है उन लोगों को कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। बट हमारे पास बदकिस्मती से अभी कोई तरीका नहीं जिससे हम पता लगा पाए कि किसको नशा लेने से कैंसर होगा, किसको नहीं होगा। तो अपने को बचाव करके चलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ये चीज समझनी चाहिए। मतलब अगर बुरी आदतें हैं ये आपके इजाफा कर सकती है, कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा सकती है। अदरवाइज जो वो है उसे तो कोई टाल नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल मैम। अच्छा, मेरा एक सवाल, आपने कहा जीन जो होते हैं वो कमजोर और स्ट्रांग, ये क्या फिलॉसफी? मैम कुछ जेनेटिक चेंजेस बेसिकली कुछ लेबाइल जीन्स होती हैं। अच्छा। बॉडी में कुछ लेबाइल जीन्स होती हैं, वो ऑलरेडी कुछ डैमेज होती है कुछ लोगों के अंदर, तो उनमें रिस्क ज्यादा होता है कैंसर का। इस तरह की चीज। तो इनको स्ट्रांग करने का कोई रास्ता नहीं? मैम ऐसा कोई तरीका नहीं होता उसका। अगर हो तो बता दीजिए। नहीं मैम, ऐसा कोई तरीका नहीं। हालांकि जीन थेरेपी और बहुत सारी चीजें अभी भी पाइपलाइन में है बेसिकली, लेकिन ये सब अभी भी डेवलपमेंट और प्री क्लिनिकल स्टेज में है। क्लिनिकल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमें सुनने में आता है कि कैंसर को लेके बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, सर्च हो रही है। अब ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग पूरी तरह से तह तक नहीं पहुंच पाते, या फिर एक फितूर जो पाल रखा है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड लेकर आता है कैंसर जो डिजीज है? सर कॉल चला गया, तो ऐसा क्यों है? अभी भी जैसे कहते हैं कि सर्च मलेरिया हो गया, फिर स्वाइन फ्लू हो गया, ऐसी बीमारी है जिनके लिए अब सर्च खत्म हो चुकी है, भाई ये डिजीज है, इसका ये कॉज है और ये प्रिकॉशंस है। लेकिन कैंसर को लेके अभी तक ऐसा हो कि कुछ ना कुछ नया पता चलता है, वो क्यों? नहीं मैम, अल्टीमेटली जो है कैंसर कारण जो है, किस कारण कैंसर हुआ है, वो अभी तो हमें 100% नहीं पता है। ठीक है, हमें आधा ही पता है। प्लस हम लोग कोई डिस्कवरी पता लगाते हैं कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर इस स्पेसिफिक जीन के डिफेक्ट से होता है, फिर हमें कुछ सालों बाद पता लगता है नहीं ये जीन है, इसके अलावा कुछ और नया जीन है। तो यही परेशानी हो, इसी तरह से चल रहे हैं। हालांकि काफी प्री क्लिनिकल स्टेज के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, पर उनका क्लिनिकल बेनिफिट कितना है वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर है। बट वी एक्सपेक्ट कि हाँ बहुत सारा देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज एक्चुअली। अच्छा, अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो जागरूक हो और उसे शुरुआती दिनों में कैंसर पता चलता है या वो आपके पास आ जाता है, तो आप डायग्नोज भी कर लेते हैं, तो क्या उसका वो ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में जो है और लास्ट स्टेज में जो ट्रीटमेंट है उनमें फर्क क्या है?
उसमें बहुत फर्क है मैम। थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा इसका बेसिकली। तो कैंसर जो है उसकी हम लोग जानते हैं, जब भी कैंसर हमें पता लगता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पता लगाएं उसका फैलाव कितना शरीर के अंदर। अच्छा। इस फैलाव को हम लोग हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में स्टेज कहते हैं कि कैंसर कौन सी स्टेज का है। स्टेज का सिंपल मतलब अपन समझे तो फैलाव होता है। उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांट रखा है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो स्टेज 1 जो होता है उसके अंदर, जैसे सिंपल ब्रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, स्टेज 1 के अंदर ब्रेस्ट के अंदर एक बहुत छोटा सा गांठ होता है। स्टेज 2 के अंदर ब्रेस्ट में थोड़ा बड़ा गांठ हो जाता है। स्टेज 3 के अंदर ब्रेस्ट से फैल करके बगल की गांठों में आ जाता है और स्टेज 4 में पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो चूंकि हम समझ रहे हैं कि धीरे धीरे कैंसर फैल रहा है स्टेज 1, 2 और 3 और 4, तो स्टेज 1 यदि हमें पता लगता है, पहली स्टेज में छोटा सा ब्रेस्ट का गांठ है पता लगता है, तो उसमें ट्रीटमेंट जो होता है सिर्फ सर्जरी होता है। मरीज को 3-4 दिन इलाज देना पड़ता है। उसका खर्चा बहुत कम खर्चा आता है और 4-5 दिन मरीज क्योर हो जाता है। ठीक होने के चांस हम एक्सपेक्ट करते हैं करीब 90%। हम एक्सपेक्ट करते हैं करीब 90% लोग जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे उसके साथ। स्टेज 2 में हमें पता लगता है। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। अरे मेरे मुंह में ना 3-4 गांठ हो रही जी। मैम आपका नाम क्या है और उम्र बताइए। बिल्कुल। और अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम। मेरा नाम मुमताज है जी। आपकी उम्र क्या है मैम? मेरी 36 उम्र है जी। अच्छा, क्या मुंह में गांठें हो गई हैं? छोटी छोटी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी है जी। और खाने पीने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ नशा करते हैं और गले में कोई गांठ है? आप कोई बुरी आदत, गुटखा जर्दे का सेवन, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? पहले गुटखा खाती थी, मुझे 4 साल हो गए छोड़ दिया। अच्छा, 4 साल पहले खाते थे सब। गले में कोई गांठ? गले में कोई गांठ वगैरह? निकलने में कोई तकलीफ? नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई दर्द वर्द नहीं है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू जी सर। मैम, इस तरह के यदि आपके गले में जो मुंह के अंदर घाव या गांठें हैं तो उस स्थिति में आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और दिखा करके यदि गांठें हैं या फिर कोई घाव है तो उसका बायोप्सी होना चाहिए। तो ये गांठें किस जगह, गालों पे या ऊपर तलवे पे या नीचे? नहीं, कहीं भी मैम, पूरे हिस्से के अंदर कहीं भी हो सकता है। जिस हिस्से को ये जो इरिटेंट्स हैं वो टच करेंगे वहाँ कहीं भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ जो ये गुटखे का सेवन करते हैं उसी वजह से हुई है? उस वजह से हो सकती है। अभी ऐसे फोन पे समझ में नहीं आएगा। नहीं, जैसे की 4 साल पहले खाते? नहीं, वही ना, शी इज एक्चुअली हाई रिस्क। जो स्मोक पहले कर चुका है या टोबैको ले चुका है, ही इज ऑलरेडी हाई रिस्क पेशेंट। बिल्कुल सही है। तो उस तरह के हाई रिस्क पेशेंट के हम लोग थोड़ा सा सस्पिशियस दृष्टि से देखते हैं और उसको यदि आते हैं हमारे पास तो हम वो देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जो है उनका मोस्ट लाइकली बायोप्सी करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बार इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाकर ही हो संभव है। अच्छा, जो आप लेवल की स्टेज की बात कर रहे हैं? जी मैम, स्टेज 2 जो होता है, जो मैंने बताया, थोड़ा सा बड़ा गांठ हो गया, करीब 2-4 सेंटीमीटर का जो गांठ होता है ब्रेस्ट के अंदर, उसे हम स्टेज 2 में लेते हैं। तो वहाँ नॉर्मली हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा और उसके बाद ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें करीब जो टाइम लगेगा, करीब 3 महीने का टाइम लग जाएगा टोटल टाइम। ऑपरेशन हुआ, फिर उसको कीमो लेना होगा। तो स्टेज 1 में जो है सिर्फ 3 से 5 दिन में जो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा था, वही ट्रीटमेंट का टाइम जो है बढ़ करके करीब 4 महीने हो गया। कॉस्ट जो सिर्फ सर्जरी का लग रहा था पहले उसको, वो अब कॉस्ट जो है सर्जरी प्लस कीमो का हो गया उसको साइड इफेक्ट सिर्फ सर्जरी के थे, अब सर्जरी प्लस कीमो के साइड इफेक्ट हो गए। इस तरह से जैसे स्टेज बढ़ता चला जाता है उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाता है, टाइम बढ़ता चला जाता है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और जो ठीक होने के चांसेस हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो हम लोग जो बात करते हैं, हमेशा स्क्रीनिंग की बात करते हैं, हम लोग ये बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो हम ये कोशिश करें कि अर्ली स्टेज में पता लगाएं ताकि ठीक होने के चांस जो है नियर नॉर्मल रहें। मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि कहा जाता है कैंसर का जो इलाज होता है बहुत खर्चीला होता है, तो यहाँ तो फिर हमें जागरूक होना पड़ेगा कि अगर शुरुआती दौर में आप इस पे नजर रख ले तो फिर खर्चे का सवाल ही नहीं उठता है। यदि हाँ, स्टेज 1 वही मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेज 1 यदि मान लो जो ट्रीटमेंट करते हैं, यूजुअली सर्जरी ट्रीटमेंट होता है। अधिकांश कैंसर में स्टेज 1 में सर्जरी होता है या कुछ पेशेंट फिट ना हो तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं। तो दोनों में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आपने गांठों की बात की, ऐसे अमूमन कई लोग आपको नजर आएंगे जिनके शरीर में बहुत सारी गांठें होती है, लेकिन वो कहते हैं इसमें पेन नहीं हो रहा है, इट्स ओके, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, और ये तो बचपन से चली आ रही है। क्या वो भी कहीं कैंसर का कॉज है या फिर एक जो आप एग्जांपल बता रहे हैं, जो मुझे क्लिनिकली लगता है हो सकता है न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं ऐसे, उनके अंदर तो ऐसा रिस्क नहीं होता कैंसर का, लेकिन यदि उनमें से कोई गांठ स्टैंड आउट बड़ी हो जाती है अचानक से तो उसको जरूर दिखाना चाहिए आपको। अच्छा, अभी आपने रेडियोथेरेपी की बात की और कीमोथेरेपी की, ये दोनों इस ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं काम आती है। तो पहले मैं कीमोथेरेपी के बारे में जानना चाहती हूँ। कहते हैं उपचार में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी होती है लेकिन इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं,
तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कीमोथेरेपी है क्या, किस तरह कीमोथेरेपी? मैम हम जो जैसे मैंने बताया सेल्स जो है अनकंट्रोल डिवाइड होने लग गई, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी मेडिसिन देते हैं जो सेल को मार देती हैं, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन देते हैं, उनको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। और वो नॉर्मली जो होती है रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो कि अनकंट्रोल डिवाइड हो रही है उन सेल्स को मारती है स्पेसिफिकली। ठीक है, वो इतनी स्पेसिफिक तो नहीं होती कि जानती है कि हाँ ये कैंसर सेल है, पर इतना स्पेसिफिक जरूर होती है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स उनको जरूर मारती है। तो बॉडी की जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं सारी उन सबको मारेगी वो। इंटेस्टाइन की सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं, जो ब्लड बनाती हैं वो सेल्स भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और जो ट्यूमर सेल है वो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो इन सभी सेल्स को वो मारती है कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी का काम बड़ा अच्छा है, ट्यूमर सेल्स को मारेंगी, लेकिन साथ ही साथ बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं विच आर डिवाइडिंग रैपिडली दे आल्सो गेट इंजर्ड, उनको चोट लगता है। इसी से साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, तो कीमोथेरेपी में किया क्या जाता है वैसे? मैम इंजेक्शन पर ड्रिप इंजेक्शन जो होते हैं उसी तरह के होते हैं। अच्छा, नाम बहुत डरावना से, नाम डरावना है बिकॉज साइड इफेक्ट काफी होते हैं, इसलिए नाम डरावना है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जब कीमोथेरेपी होती है तो बाल झड़ जाया करते हैं। जी मैम, किसी तरह की स्वेलिंग, स्किन चेंज, क्या ये वाकई में? जी मैम, स्किन चेंजेस भी होते हैं, बाल झड़ सकते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं रेगुलर, कई बार काफी वॉमिटिंग्स होती हैं, फीवर आ सकता है, डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, ये सब चीजें होती हैं। करीब अमूमन जो है 30 से 40% लोगों में होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ड्रग दिया गया है। पर सारी चीजें जो हैं टेम्पररी हैं, सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। इस तरह का नहीं कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और सारी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हेयर लॉस है वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों से घबरा करके इलाज रोकना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, रेडियोथेरेपी जो वो क्या है? रेडियोथेरेपी मैम जिस साधारण लैंग्वेज हम लोग सेक कहते हैं जी, उसके अंदर हम लोग जो है रेडियोथेरेपी भी हाई डोज, बेसिकली हाई डोज की एनर्जी होती है, वो स्पेसिफिकली ट्यूमर एरिया को ही टारगेट करता है। अच्छा। और उसको जला देता है, जला करके मार देता है। कीमोथेरेपी जो होता है पूरी बॉडी पे काम करता है, क्योंकि हम इंजेक्शन देते हैं, अभी इंजेक्शन देते हैं तो पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी के सेल्स को मारेगा। वो माइक्रोस्कोपिक जो स्मॉल सेल्स है उनको टारगेट करता है। रेडियोथेरेपी बड़े ट्यूमर मास को टारगेट करता है, तो वो उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं उसी स्पेसिफिक एरिया में ही होते हैं। अच्छा। जैसे आप अभी एक सवाल जो आपने सुना था कि मुंह का कैंसर था तो उन्होंने मुंह पे रेडिएशन दी, तो मुंह पे रेडिएशन के बाद भी जो है काफी चमड़ी सख्त हो जाती है। अच्छा। सैलावा कम बनता है, इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस वो नहीं रहती। अच्छा, तो कीमोथेरेपी के लिए किसको सजेशन दिया जाता है और किस तरह के पेशेंट को रेडियोथेरेपी के लिए? इसका भी कोई डिसीजन मैम? हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो है इट अगेन डिपेंड अपॉन कौन सी टाइप का कैंसर। आप बताते जाइए, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फॉर यू नाउ फॉर दिस कॉज। जैसे अपन ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट में यूजुअली स्टेज 1 जो होता है, जैसे करीब 2 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर स्टेज हम स्टेज 1 मानते हैं, तो उसके अंदर यूजुअली हम लोग सर्जरी करते हैं, और कुछ लोगों में कीमोथेरेपी देते हैं, कुछ लोगों में कीमोथेरेपी नहीं देते हैं। स्टेज 2 के कैंसर होते हैं, उसमें यूजुअली हम लोग सर्जरी करते हैं, फिर कीमो देते ही देते हैं। स्टेज 3 के अंदर सर्जरी करेंगे, फिर हम कीमोथेरेपी भी देंगे, फिर रेडियोथेरेपी भी देंगे। स्टेज 4 के अंदर चूंकि हम उम्मीद करते हैं ठीक होने के चांस काफी कम होते हैं, तो हम लोग उनको बहुत टॉक्सिक ट्रीटमेंट नहीं देते, बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं देते। हम लोग, हमारा टारगेट होता है कि ट्यूमर को कंट्रोल किया जाए, जो उसके पास समय बचा उसको अच्छे से निकले, इसलिए हम लोग उनको जो है काफी माइल्ड कीमोथेरेपी देते हैं उनके अंदर। अच्छा। तो इस तरह का चलता है, बट अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का ट्यूमर है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो मैंने बताया कि हाँ ऐसा ही चलेगा। अच्छा, सर्जरी की बात होती है, क्योंकि आप सर्जन हैं, कभी कभी ऐसे बॉडी पार्ट जैसे कि पैर के अंगूठे पे सपोज कैंसर के सिम्टम मिले हैं, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि अंगूठे को काट दिया गया, पर क्या उसके बाद वो चांसेस खत्म हो जाते हैं कि अब कैंसर नहीं होगा? या फिर ऐसा भी सुना है कि नहीं, वो हिस्सा कट गया लेकिन उसके बावजूद कैंसर वापस पनप रहा है, तो ये चीज क्या, यानी दोबारा होने के चांसेस भी रहते हैं? हाँ मैम, दोबारा होने के चांस होते हैं, बिकॉज एक बहुत बेसिक चीज हम समझे कि कैंसर हुआ क्यों किसी बंदे को। डेफिनेटली जैसे हमने बताया कि कैंसर होने के दो बेसिकली, जब कैंसर होता है इसलिए बिकॉज देयर इज एक्चुअली इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक फैक्टर्स, जीन जो मैंने बताया, और दूसरा सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कुछ न कुछ कैसी केमिस्ट्री बनी है दोनों के बीच में कि वो पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क पेशेंट है। ठीक है, तो पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क है, एक बार कैंसर हो गया इसका मतलब नहीं है कि वापस कैंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, जब हम लोग कर देते हैं, सर्जरी कर दिया आपने या ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर दिया, तो डिपेंडिंग अपॉन स्टेज देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स व्हिच वी कैन नॉट सी, व्हिच वी कैन नॉट डिटेक्ट आल्सो। इस तरह की सेल्स भी बॉडी में होती हैं। यदि वो सेल्स हमारी कंट्रोल हो गई, सारा कुछ हो गया, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक चलेगा। यदि मान लीजिए वो सेल्स कहीं जाके डिपॉजिट हो गई तो कहीं और डिजीज डेवलप कर सकता है। जी, फिलहाल यहाँ में शो पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आज हमारे साथ कैंसर सर्जन डॉक्टर DR पूनिया यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, उनसे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ ले लेते एक छोटे से ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर डॉक्टर साहब से हमारी बातें यूं ही जारी रहेगी।
इस छोटे से ब्रेक के बाद शो में आपका एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम डॉक्टर DR पूनिया से बात कर रहे हैं। आप कैंसर सर्जन हैं और MGH में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई समस्या या कोई सवाल है तो आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। 9887670000 पर कॉल करके सीधे तौर पर उनसे बात कर सकते हैं। जब तक आप कॉल करते हैं मैं अपने सवालों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करती हूँ। वेलकम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक सर। अच्छा, हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे डॉक्टर्स को लेके कि डॉक्टर्स इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, मैं तो ये जानना चाहूंगी कि हम डॉक्टर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे चुनाव करें कि ये डॉक्टर हमारे लिए सही डॉक्टर है इस मामले में? बड़ा कठिन सवाल है मैम इसका लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ये है कि जब पेशेंट एक्चुअली शुड स्टडी अ लिटिल बिट। सर एक कॉल आ गया है। जी मैम। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मुमताज जी बोल रही हूँ। जी मुमताज, मेरा भाई भी गुटखा खाता है। अच्छा, तो वो बंद नहीं करता, उसे कैसे छोड़ दे तो वो कहता है मैं छोड़ दूं तो मेरे सर में दर्द होता है। अच्छा, तो आप फोन होल्ड रखिए, सर से सीधे तौर पर बात कीजिए। सर मैम जो है परेशानियां जरूर आती हैं, ऐसा नहीं है परेशानी नहीं आती, कोई भी तो आप नशा छोड़ते हैं, लेकिन तब भी जो है ऐसा नहीं है कि छोड़ा नहीं जा सकता। उनको आप समझाइए या किसी जो है काउंसलर से मिलवाइए, डेफिनेटली छोड़ पाएंगे। ऐसा परेशानी नहीं होता कि छोड़ नहीं पाए। डॉक्टर साहब समझा दिया। अच्छा, मुझे लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये बात बहुत सीधे तौर पे अगर इस पे बात की जाए कि कोई बुरी चीज एक्सेप्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन छोड़ने में, लेकिन आप उसके पीछे के परिणाम देखिए ना। सपोज परिवार में अगर घर का मुखिया इन गलत चीजों का सेवन करता है तो क्या पूरा परिवार सफर नहीं करता? बिल्कुल। इस चीज को समझ, जैसे कि वो उनकी सिस्टर है एंड वो ट्राई कर रही है कि मेरा भाई छोड़ दे क्योंकि उनका भाई है, तो वो नहीं चाहती वो सफर करें जो मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं लोगों की जिद और बुरी आदत। बिल्कुल बिल्कुल मैम। पर इसके पीछे मैं वो सवाल नहीं छोड़ूंगी सर। जी मैम। हम डॉक्टर का सिलेक्शन कैसे करें? हाँ मैम, सवाल बड़ा कठिन है वैसे जी। लेकिन हाँ, पेशेंट जो है जब पेशेंट को सबसे बड़ी परेशानी अपने यहाँ है, इतना लोग लिटरेट नहीं है, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अधिकांश पेशेंट जो हम लोग देखते हैं वो काफी इलिटरेट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कैंसर होता क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर फिर भी जो लोग समझते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो एटलीस्ट इतना ध्यान रखें कि जो है कुछ होमवर्क करें, कुछ होमवर्क जरूर कर लें अपनी बीमारी के बारे में कि कौन सा बीमारी है, इस बीमारी का इलाज क्या होता है। फिर डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट चालू करने से पहले 5-7 ओपिनियन जरूर ले लें। आपके अवेलेबल जो ऑन्को सर्जन कौन है या ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है, उनका सारा जरूर पता लगाया जाए। कौन कौन बंदे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, उनके रिजल्ट किस तरह के हैं, यदि ऐसा कुछ पता लग पाए। ठीक है, आसपास फ्रेंड से पूछ सकते हैं, किसी और डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, ये सारा जरूरी है। और सेकेंडली जो है, जब भी डिजीज होता है तो हमें ये पता है कैंसर के 3 ट्रीटमेंट होते हैं। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो सर्जरी करता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी देता है, एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडियोथेरेपी देता है। तो कैंसर में मोर और लेस तीनों ही स्पेशलिटी की जरूरत होती है। अर्ली स्टेज यूजुअली सर्जरी या रेडिएशन के साथ चलता है, एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी ऐड हो जाता है। तो हमको जो है तीनों ही स्पेशलिस्ट से ओपिनियन एटलीस्ट ले लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बाकी अल्टीमेटली चूज करना कि किससे ट्रीटमेंट करवाना है वो बड़ा मुश्किल है। वो आपको यही देखना होगा कि क्लिनिशियन जो है कितना लिटरेट है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना फेयर है आपके प्रति, उसका अप्रोच क्या है, उसका वर्कअप का अप्रोच क्या है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उससे आपको पता लगता है कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट ठीक होगा इस डॉक्टर के साथ। अच्छा, डॉक्टर की सिलेक्शन की बात तो ये हुई, हम जोधपुर को ले लेते हैं। चूंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग सुनते और डरते भी बेहद हैं। जोधपुर में ऐसे केसेस के लिए अमूमन लोग अहमदाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं। अभी का रिपोर्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बहुत बार मैंने भी देखा सुना है कि लोग अपना केस अहमदाबाद लेकर चले जाते हैं। क्या जोधपुर में वो सेवाएं अभी भी इतनी डेवलप नहीं हुई हैं या फिर हो गई है? मैं इस बारे में जानना नहीं मैम, मैं नहीं कहूंगा कि डेवलप नहीं है। बेसिकली लोगों का फेथ वाला इश्यू जरूर मैंने देखा है। बाकी सारा कुछ जो अहमदाबाद में हो रहा है वो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जबकि अगर अहमदाबाद जाने वाले जो पेशेंट्स हैं वहां पे प्राइवेट में रहकर खाने पीने का खर्चा, जबकि हम MGH में आप इतने अच्छे डॉक्टर सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने लोगों में कभी झिझक देखी है? मैंने बहुत बार ये झिझक देखी कि लोग किसी की बीमारी के बारे में बात करते हैं कि दूसरे आदमी को मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो आवाज बुलंद होती है। जैसे ही कैंसर की बात आती है तो वो उसका नाम लेने से भी बेहद घबराते हैं कि उन्हें लगता है कि कैंसर मतलब मौत, यानी इसकी जिंदगी खत्म होने वाली। इतनी नेगेटिविटी क्यों है? लेकिन मैम अल्टीमेटली बात वहीं अवेयरनेस पर जाती है। लेकिन कैंसर ना तो छुआछूत बीमारी है, ना तो छुआछूत से फैलता है, और नहीं ऐसा है कि कैंसर एक बार हो गया तो आप जो है पेशेंट को छोड़ दीजिए, उसका कुछ मत करिए, वो ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया स्टेज 1 और स्टेज 2 है, वी एक्सपेक्ट अराउंड 80 to 90% क्योर, मींस ही विल बी हैविंग अ नियर नॉर्मल लाइफ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली, एंड ही वॉन्ट डाई ऑफ कैंसर। तो अराउंड स्टेज 1 and 2 में वी एक्सपेक्ट दैट थिंग। स्टेज 3 और 4 में रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, बट स्टिल जो लाइफ उसका है
I mean, he actually born as a human. He deserve to live as a human. जी बिल्कुल. So we should not discard him. That is very important. And I have seen lot of families actually जो अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा था, फैमिली ने बिल्कुल उसको डिस्कार्ड करा था, कैंसर हो गया, अब क्या हो पाएगा. मैंने कहा ऐसा नहीं है. फिर हमने उसका जो पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है वो हमने किया. जो पेलिएटिव प्रोसीजर्स भी कुछ होते हैं, कुछ सर्जरीज होती है, वो सारा कुछ होता है, वो प्रोसीजर भी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कैंसर एक बार हो गया तो अपन उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब हमारा एटीट्यूड जो है उसके प्रति और पॉजिटिव होना चाहिए. वी शुड बी एक्चुअली उसको पैम्पर करना चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली. वो जैसे कि कैंसर और एड्स को तो बिल्कुल लोगों ने जोड़ दिया कि लाइलाज है, लाइलाज हो. कहीं ना कहीं वो वहम और डर. लाइलाज नहीं है. हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ. लोगों ने इन दोनों बीमारियों को के नाम से इतना टेरर पैदा कर दिया. खैर, मेरा एक और सवाल है. आपने कहा संक्रामक नहीं है, तो वहां पे ये कंफ्यूजन दूर होगी कि किसी तरह का इन्फेक्शन इस बीमारी से नहीं फैलता. लेकिन क्या आनुवंशिकी, हेरिडिटी, ये आनुवंशिक तौर पे आनुवंशिक का डेफिनेटली रोल होता है. जैसे मैं बताया, जीन में जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो डिफेक्ट्स जो होते हैं दे एक्चुअली इनहेरिटेड इन फैमिली. ठीक है, तो उनका रोल होता है. और करीब 5 से 15% कैंसर जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं. अच्छा. और इसमें जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ये हैं, एटलीस्ट एज ए पेशेंट एंड एज ए क्लिनिशियन ऑल्सो, कि यदि यंग एज में कैंसर हुआ है, फैमिली में कई लोगों को कैंसर हो गया है, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड कोई कैंसर जो बहुत ही रेयर है और वो हुआ है, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ कुछ फैमिली इश्यूज हैं और कुछ फैमिली में ऐसी जीन चल रही है, उस जीन का इम्प्लीकेशन है. जी सही कॉल आ गया. हेलो. हाँ मैडम, मैंने अभी पहले आपसे बात की थी ना फोन पे. जी. हाँ मैडम, मैं डॉक्टर से पूछ करता हूँ कैसे, मतलब मुझे हमेशा डर लगा रहता है, मतलब कुछ ऐसा रह नहीं जावे या कुछ समस्या नहीं हो जावे. तो ये कैसे मालूम पड़े, कंफर्म होगा कि आप कुछ भी नहीं होगा, आप सही है बिल्कुल, ऐसे मतलब ओके. जी, इनको मन में वो डर बैठा हुआ. हेलो. एनीवेज, चलिए कट गया. आई थिंक ठीक है, फोन कट गया. कोई बात नहीं. ऐसा है, देखिए, डर जो है उसका कोई इलाज नहीं होता जी. ठीक है, उसका कोई कुछ कह नहीं सकता. लेकिन हाँ, आपको करीब 3 साल हो गए इलाज किए हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है. और आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डिजीज क्योर हो गया होगा. 3 साल बाद डिजीज आने का रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाता है. ठीक है, इसलिए आप चिंतित नहीं रहें. हाँ, ये जरूर रहें कि आप रेगुलर जो है डॉक्टर से मिलते रहें. आपको करीब 3 से 6 महीने बाद हर 3 से 6 महीने बाद आप क्लिनिशियन जरूर विजिट करना होता है. बिकॉज ऑलरेडी स्मोकर थे आप, एक बार आपको कैंसर हो गया, फिर आपको रेडियोथेरेपी मिला, तो ये तीनों ही फैक्टर जो है हाई रिस्क की तरफ ले जाते हैं आपको. इसलिए आपको जो है रेगुलर मिलना जरूर पड़ेगा. पर वी एक्सपेक्ट की जो है आपका चीज सही अच्छा चले. सही कॉल कॉलर है. हेलो. हाँ मैडम, डॉक्टर से बात करना चाहूँगा. जी जी. मैं ना जाते रहता हूँ, हर महीने डॉक्टर से मिलने जाता हूँ. डॉक्टर रोहित साहब दाना करके डॉक्टर जानते होंगे, उनसे मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ. जी. नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. आप सर से रेगुलर मिलते रहें और वही आपको करना है, बाकी और कुछ करना नहीं है अभी. और सर एक्सरसाइज, डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई भी है, ये वो खोलने वाली और गर्दन घुमाओ, वो करते हैं. बिल्कुल, उससे फायदा मिलेगा आपको. जरूर. अच्छा सर, एक बात है, देखिए, इन्होंने कहा मुझे डर लगा है. ये डर कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है कि भाई अब मुझे ना हो जाए, लेकिन उस डर को हावी ना होने दे और जागरूक हो जाए, वो ज्यादा अच्छा. अवेयर रहें. डर के तो अपनी लाइफ को कहीं एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो डर से हट जाइए और अवेयर रहिए कि अब कोई छोटा सा भी सिम्टम आपको नोटिस हो तो आप डॉक्टर के पास जाके इस बारे में कंसल्ट करें. आई थिंक अवेयर होना बेहद जरूरी है आपके लिए, बजाय डर के. अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि आपने कहा कि अब जोधपुर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं. पेट के कैंसर की बहुत शिकायतें आती है कि पेट में किस तरह के कैंसर होता है, उसका रीजन क्या होता है सर? पेट के कैंसर को जो हम लोग लेमैन लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, जो समझ पा रहा हूँ मैं, आप शायद इंटेस्टाइन कैंसर की बात कर रहे हैं. तो उसके अंदर सिम्टम जो होते हैं यूजुअली आपको भूख कम लगना, वजन कम होना, आपको कंस्टिपेशन मींस कब्जी होना, और कब्जी के साथ बीच बीच में डायरिया होना, एनीमिया हो जाना, इस तरह के लक्षण होते हैं. इस तरह के लक्षण होते हैं तो आपको क्लिनिशियन से मिलना चाहिए, फर्स्ट. सेकंड जो है, एज बढ़ने के साथ इस कैंसर का रिस्क बढ़ता चला जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है. और जो वेस्टर्न जो सोसाइटीज हैं वो रिकमेंड करती हैं कि 50 साल की एज के बाद में हर मेल पेशेंट को और हर फीमेल पेशेंट को भी, हर मतलब मेल सिटीजन को जो है, दे शुड हैव ए कोलोनोस्कोपी, मींस एंडोस्कोपी होना चाहिए. बिकॉज वहां पे प्रेवलेंस ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न डाइट को अडॉप्ट कर लिया है और इंटेस्टाइन कैंसर डाइट रिलेटेड कैंसर होते हैं. तो हम लोगों को भी जो है यहाँ पे यदि कोई अफोर्ड कर पाता है उस तरह से है, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में वो होना चाहिए. हालांकि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंडिया में नहीं चल रहा अभी भी, लेकिन तब भी जो वेस्टर्न गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 50 की एज के बाद में एटलीस्ट जो है 10 साल में एक बार एक कोलोनोस्कोपी होना चाहिए. तो वो ले सकते हैं, और सिम्टम आते ही इमीडिएटली ही शुड मीट क्लिनिशियन. अच्छा, पेट के कैंसर को लेकर आपने डाइट से कहीं ना कहीं जोड़ा, तो जैसे हम लोग फास्ट फूड्स का बहुत सेवन करते हैं आजकल,
क्या ये कहीं इस बीमारी को बुलाने का कोई तरीका तो नहीं? जी मैम, फास्ट फूड एक्चुअली दैट लीड्स टू ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी जो है बहुत सारे कैंसर के साथ लिंक रखता है। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो, डायरेक्ट तो नहीं है? नहीं हम डायरेक्ट ही है बेसिकली, इसको हम डायरेक्ट कहेंगे। अगर आप फास्ट फूड खाते तो आप कहीं ना कहीं कैंसर के लिए स्पेसिफिकली बड़ा मुश्किल है पता लगा पाना कि कौन सी डाइट से क्या हो रहा है, लेकिन बहुत जब हम उस लेवल पे चले जाते हैं तो ये पता लगता है कि जब हमारा जैसे जंक फूड ज्यादा हम लेते हैं, हमारा जो है रेड मीट बहुत ज्यादा हो गया डाइट के अंदर, हम लोग जो है स्मोक्ड फूड ज्यादा लेते हैं, ये सभी चीजें कैंसर की तरफ बढ़ाती हैं। सेकेंडली इनसे ओबेसिटी बढ़ता है, ओबेसिटी इटसेल्फ जो है वो भी कैंसर करता है, जैसे ओवरियन कैंसर हो गया या कोलन के कैंसर्स हो गए, फूड पाइप का कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर लेडीज के अंदर ये होता है, ये जो होते हैं जो जी जंक्शन बेसिकली फूड पाइप में, तो ये जो कैंसर्स होते हैं ये कैंसर ओबेसिटी से काफी लिंक रखते हैं। अच्छा, तो शुगर यानी डायबिटीज किसी को हो तो क्या वो भी कैंसर के लिए कहीं पे? डायबिटीज एज सच तो मैम बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है, पर हाँ देयर आर स्टडीज एक्चुअली विच आर सेइंग कि हाँ कुछ कैंसर लिंक करते हैं। जैसे बताया जाता है कि किडनी कैंसर एंड पेनक्रिएटिक कैंसर, इनका जरूर लोग रिस्क फैक्टर में रखते हैं, लेकिन हाँ बहुत वेल प्रूवन रोल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि डायबिटिक होने से रिस्क बढ़ जाता है, बहुत बेस लाइन इसमें बहुत मिनिमल सा यदि होगा तो बहुत मिनिमल सा होगा। अच्छा, इतना डेवलपमेंट आ गया है साइंस में भी और मेडिकल लाइन में भी, तो क्या वैक्सीनेशन भी कैंसर में प्रोवाइड होता है? वैक्सीनेशन किया जाता है किसी तरह? जी मैम, वैक्सीनेशन जो है हमारे पास प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन हैं जी, थेरेपेटिक वैक्सीनेशन ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन होता है जो हम समझते हैं कि हाँ बच्चे को इंजेक्शन डीपीटी का लग गया तो डिप्थीरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस नहीं होगा। इसी तरह से आजकल सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग एचपीवी वैक्सीन लगवाते हैं। अच्छा। वेस्टर्न कंट्रीज में रिकमेंडेड है, हमारे यहाँ पे चूंकि प्रोग्राम नहीं है अभी तक तो नहीं उस तरह से है, लेकिन हाँ जो एजुकेटेड लोग होते हैं दे एक्चुअली यूज्ड टू कम टू अस एंड उन्हें ये पता है, लोगों को पता है। और आप श्रोता भी सुने कि करीब 9 साल से 13 साल की एज के अंदर अपनी बच्ची में वो वैक्सीन जरूर लगवा दें। उससे बच्चों जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, उसका रिस्क जो है करीब 90% तक कम हो जाता है। मतलब बचपन में अगर आप टीके लगवा दें तो उसका फायदा आपको बाद में मिलता है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर को लेके तो बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आते हैं और फिर वही बात आ गई कि महिलाएं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती, इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं जिनके लिए लेडीज़ को खासतौर पर अवेयर रहना चाहिए? जी मैम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये डिजीज जो है मोस्टली रूरल पॉपुलेशन का है, जहाँ पे वो लोग हेल्थ एंड सेकेंडली जो है हाइजीन बेसिकली, जहाँ हाइजीन का ये लोग ध्यान नहीं रखते वहाँ बड़ी परेशानी आती है। और वहाँ पे मेन कंप्लेंट जो पेशेंट की होती है वो होती है या तो जो अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग या पोस्ट कोइटस के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, या जो है कुछ गंदा पानी गिर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होती हैं। और कई एडवांस स्टेज में कई बार जो है यूरिन जो है मोशन जो है वजाने के थ्रू आ रहा है या यूरिन वजाने के थ्रू आ रहा है, इस तरह के सिम्टम भी लास्ट में एंड स्टेज में आते हैं। जी, तो जिन्हें सर्वाइकल कैंसर होते हैं क्या वो कंसीव कर सकती हैं, या कंसीव करने के बाद अगर सर्वाइकल कैंसर के कुछ ऐसा ये कुछ इस तरह का फॉर्म? मैम कई सारी चीजें इसके अंदर है, पर जो यहाँ पे हमारे पेशेंट का प्रोफाइल है उनके अंदर आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीजें पॉसिबल हैं। अच्छा। लेकिन हाँ अर्ली स्टेज जो होती हैं जहाँ पे स्टेज 1A बहुत 1A1 और जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज जो स्किन डिटेक्टेड कैंसर होते हैं, मीन्स पेशेंट रेगुलर फॉलो पे चलती हैं, अपना पेप स्मीयर करवाती हैं, उन पेशेंट्स के अंदर यदि मान लो बहुत अर्ली स्टेज पता लग गया आपको तो वहाँ हम लोग सर्जरी के अंदर सिर्फ उसी एरिया को निकाल देते हैं और वो उनका नॉर्मल प्रेगनेंसी वो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब जो हम लोग मोस्टली पेशेंट देखते हैं स्टेज 1 के, स्टेज 1B के, स्टेज 2 के, उनके अंदर यूजुअली सर्जरी होता है और सर्जरी के अंदर पूरा बच्चेदानी वो सारा निकल ही जाता है, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है उसका। और स्टेज 2B ऑनवर्ड जो हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं तो वहाँ भी फिर फर्टिलिटी का कोई ऑप्शन बचता नहीं। अच्छा, जो आपने पेप स्मीयर का कहा वो अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। कहते हैं कि महिलाओं को इसका चेकअप कराना चाहिए। हमारे एक शो में एक लेडी डॉक्टर आई थी एंड शी सेड कि भाई आप पेप स्मीयर जरूर करवाइएगा, तो एक बार अगर आप रिमाइंड करा देते। पेप स्मीयर मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप स्मीयर जो है बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और वो कैंसर इसको काफी कम कर देता है, कम मींस अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है। हर लेडी को आफ्टर actually she becomes sexually active means around 20-25 whatever actually, तो वहाँ से she should have at least once in 3 years वो उसका होना चाहिए। उसका रिपोर्ट वो क्लिनिशियन ऑन्कोलॉजिस्ट वापस दिखाए, चेक करवाए, रिपोर्ट देख के क्लिनिशियन को लगता है हाँ सब ठीक है तो फिर वापस अगेन 3 साल के फॉलोअप पे होगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम वो बेसिकली मोर और लेस स्किन डिटेक्टेड कैंसर होगा, सो दैट विल बी वेरी अर्ली कैंसर, दैट विल बी क्योर्ड विद वेरी स्मॉल सर्जरी, तो उस तरह का होता है और फिर रेगुलर फॉलोअप चलता है एंड ये जो है चलता रहता है काफी लंबे टाइम तक, मीन्स अराउंड 60 तक चलता है, सो दैट शुड गो ऑन। ओके, अच्छा एक सवाल मेरा ये कि अगर हम बूढ़े लोगों में और
जो यंग है उनमें और बच्चों में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रेशियो किस में कैंसर की शिकायत आती है? अगर गुटखा जर्दा वाले सेवन वालों को छोड़ दें, अगर हेल्दी पर्सन्स की बात करें उसमें ज़्यादा चांसेस किस में रहते हैं? मैम जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है रिस्क कैंसर का बढ़ता चला जाता है। अच्छा, ऐसा है। तो ये तो है बड़ा बहुत बेसिक फॉर्म में अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे एज बढ़े एल्डरली पेशेंट में कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। बट एज का चूंकि आपने पूछा, मैं बताता हूँ आपको कि मिडिल एज के अंदर जो कैंसर जो होते हैं बहुत ही तेज फैलने वाले जेनेटिक कैंसर होते हैं, उनमें ठीक होने के चांसेस जो है कंपेरेटिव कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो एल्डरली में है या बच्चों में है। अच्छा। बच्चों में और जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर ठीक होने के चांस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल एज। मिडिल एज में रेस्पॉन्स बड़ा पूरा होता है, रिजल्ट सर्जरी का रिजल्ट भी पूरा रहता है, फिर उनका वो जो रेडिएशन कीमो का रिजल्ट भी पूरा होते हैं, उनके ठीक होने के चांस कंपेरेटिव कम रहते हैं। तो बच्चों में अगर कैंसर की बात की जाए तो किस तरह के कैंसर सुनने में आते हैं? बच्चों में मोस्ट कॉमन में ब्लड कैंसर्स होते हैं, उसके बाद किडनी के कुछ न्यूरोब्लास्टोमा विल्म्स ट्यूमर्स होते हैं, फिर सार्कोमास बहुत कॉमन होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, वो काफी कॉमन होते हैं बच्चों के अंदर। अच्छा, इनके लिए क्या सिम्टम्स होते हैं? मैम ये तो ब्लड कैंसर यूजुअली लंबा फीवर चले उस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या एनीमियाज हैं, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत पड़ रही है। अच्छा। सार्कोमास यूजुअली स्वेलिंग ही होते हैं, मांस के फ्लैश के ट्यूमर्स होते हैं तो यूजुअली स्वेलिंग के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। जो विल्म्स ट्यूमर या न्यूरोब्लास्टोमास होते हैं यूजुअली 3 से 5 साल की एज में होते हैं, तो वहाँ पे पेट में गांठ वगैरह होना महसूस होना, पेशाब ढंग से नहीं होना, खाना नहीं खाना, वोमिटिंग होना बार बार, पेशाब में ब्लड होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्रेन ट्यूमर में यूजुअली जो है सीजर्स हो जाते हैं, या हेडेक, पेशेंट परसिस्टेंट हेडेक कंप्लेन करता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी जैसे अभी हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब चांसेस ठीक हो गए बहुत ज़्यादा कि हम लोग कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं या इस बारे में सारे उपचार आ गए हैं। बच्चों में जो ये कैंसर के जो आपने प्रकार बताए हैं, क्या इनके लिए भी वही चांसेस है कि 99%? बच्चों में मैम रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों में ठीक होने के चांस जो है एज कम्पेयर टू मिडिल एंड एडल्ट एज जो होता है उसके कंपेयर बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और बच्चों में क्योर रेट काफ़ी अच्छा होता है। क्या बाय बर्थ भी या फिर जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी कैंसर के सिम्टम्स उनमें मिलते हैं, ऐसा कभी होता है? ऐसा मैम ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं होता। यूजुअली जो है हम लोग जो देखते हैं अमूमन जो देखते हैं 6-7 महीने के बाद ही मोस्टली मिलता है, पर बहुत रेयर से कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो पाए जाते हैं बच्चों के अंदर, जैसे सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमास होते हैं, वो बर्थ के साथ ही दिखते हैं, हम लोग को गांठ से दिखती है। यूजुअली वो मैलिग्नेंट नहीं होता, उसमें वो कैंसर जो स्पेसिफिक बोलते हैं वो टेंडेंसी नहीं होता, लेकिन तब भी वो ट्यूमर है उसको निकालना होता है। तो हाँ दिखते हैं, दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं सकते। और कोल्ड ड्रिंक का सेवन भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है, बढ़ाता है कैंसर, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक के बिना तो रह नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है ना? कहीं नहीं है, लेकिन दैट आल्सो कम्स अंडर जंक फूड। सो आई वांट टू कंफर्म दैट कि हाँ जितना हम कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, करना बेहद जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये जरूर बताइए कि कैंसर से नहीं डरना चाहिए तो क्यों नहीं डरना चाहिए, और जो बुरी आदतों का सेवन करते हैं, जैसे कि अभी जो भी कॉल्स आए हमें लगा कि वो परेशान थे और हम नहीं चाहते कि अब कोई परेशान हो, तो उस बारे में अगर आप एक मैसेज दे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, देखिए कैंसर से डरने से नहीं होगा, दुश्मन को जानना पड़ेगा तभी हम जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं जीत पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है, क्योर हो सकता है। कैंसर की सफरिंग से बचने के लिए जो है हमें उसको जल्दी पहचानना पड़ेगा। जितना जल्दी हम पहचान पाएंगे, जितना जल्दी हम ट्रीट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा उसका। अच्छी आदतें जो है सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनको अपने को पकड़ना है। जो सब्सटेंस अब्यूजेस हैं, बेसिकली जो एडिक्शंस हैं, उनको हमको छोड़ना चाहिए, वो बहुत डेंजरस हैं। स्मोकिंग आप लोग इतना बड़ा ऐड देखते हैं टीवी में, सिनेमा, सब जगह ऐड देखते हैं, वो अपने को हटाना पड़ेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, बी अवेयर टू रिमेन वेल। थैंक यू सो मच सर, स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी हमारे साथ आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, बजाय कैंसर नहीं किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। अगर आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो किसी भी बीमारी से सामना कर सकते हैं, और कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा अच्छा ही पाएंगे। आज हमारे शो में इतना ही, अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार।